प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भाई वो कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समाज को आँख खोलने की ज़रूरत है। हर जगह देखिए, हर जगह ना तो मोदी जी जाएंगे और ना योगी जी जाएंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में रिक्त 36 विधान परिषद सदस्य की सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें 9 सीटों के लिए पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बाकी सीटों के लिए कल वोटिंग हुई और उसके नतीजे 12 अप्रैल को आने हैं। तो अभी क्या स्थिति रहेगी वो तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। वाराणसी सीट के लिए भी चुनाव संपन्न हुए हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं स्वास्तिक पैराडाइज महमूदगंज में और आज नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का नवमी का पूजन है। भगवान राम आज ही के दिन अयोध्या में पैदा हुए थे, तो हिंदू धर्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। एक तो माँ भगवती की आज व्रत का एक समापन होता है, नौ दुर्गा नौ गौरी की पूजा आज संपन्न होती है। दूसरी तरफ भगवान राम आज पैदा हुए थे, तो इस लिहाज से बहुत ही पवित्र दिन है। इसी शुभ दिन पर हम एक शहर की ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जो खुद एक महिला हैं और न केवल एक महिला हैं बल्कि शहर में लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहने वाली महिला हैं। उनका एक खुद का संगठन चलता है, ये एक संस्था चलती है जो समय समय पर गरीबों के लिए, तमाम ऐसे परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उनके लिए मदद के लिए वो खड़ी रहती हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रश्मि रॉय जी, और रश्मि रॉय जी से हम बातचीत करेंगे कि नवरात्रि में देवी की आराधना होती है तो वो क्या मानती है, महिलाओं की स्थिति परिस्थिति, उनके मन में क्या ऐसा रहता है कि वो ये कार्य कर रही हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी संस्था का क्या नाम है और आपके मन में कैसे आया कि ये कार्य किया जाए, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज रामनवमी के अवसर पर मैं सबका स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि रामनवमी हम सबको और सारे समाज को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जैसा कि आज चंदन जी मेरे पास आए हैं और मुझसे बात करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं जिसको मैं बताना चाहती हूँ कि इसके लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं तेजस्विनी फाउंडेशन एंड तेजस्विनी स्ट्रॉन्ग वुमेन क्लब से जुड़ी हुई हूँ और मेरा ध्येय और उद्देश्य ही यही है कि महिलाओं, लड़कियों और मतलब बेटियों को और छोटी छोटी बच्ची और बच्चों को जो भी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है। और आज तक मैंने, अभी तक तो मेरा साल भर 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 2021 में 21 में मैंने इसकी स्थापना की थी, तेजस्विनी फाउंडेशन की और तेजस्विनी स्ट्रॉन्ग वुमेन क्लब की। और जो कि कोरोना रहते हुए मैंने काफ़ी कार्य, मतलब ऊपर वाले ने ऐसा मुझे समय दिखाया कि मुझे वाकई लगा कि जो मैं करना चाह रही हूँ समाज के लिए, आज वो करने का समय आ गया है। आपके संस्था के बारे में बातचीत करेंगे विस्तार से। सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कहाँ से बीता, पढ़ाई लिखाई कितनी की आपने, उसके बाद फिर। ठीक है, देखिए मेरा जन्म तो लखनऊ में हुआ है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं यहाँ बनारस में मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड बिल्डर हैं आलोक रॉय। और जैसा कि मतलब अभी 4 साल तक, मतलब शादी के 4 साल तक मेरी सास रही और मेरे हस्बैंड इकलौते रहे, तो ज़्यादा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब मेरे सास एक्सपायर हो गई उसके बाद मुझे अकेलापन महसूस होने लगा कि भाई अभी बच्चे छोटे हैं और मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है और मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरे साथ जो हैं और महिलाएं हैं जो कि नारी शक्ति का रूप हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है और उनके साथ इतनी यातनाएँ होती, इतनी समस्याएँ होती हैं कि आज महंगाई के ज़माने में वो आपस में लड़ नहीं पा रही हैं, उससे युद्ध नहीं कर पा रही हैं। तो इस फैमिली में सभी की संघर्ष होता रहता है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा क्लब खोलना चाहिए जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ मतलब सामाजिक कार्य भी हो सकें, जिसमें जो महिलाएं हमारे इस क्लब से जुड़ें वो साथ साथ हम लोग का सहयोग करें और जो महिलाएं ज़रूरतमंद हैं, लड़कियां ज़रूरतमंद हैं, उनकी शिक्षा और उनके एजुकेशन के लिए, प्लस उनके जैसे कि मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको कुटीर उद्योग, लोक उद्योग और ब्यूटी पार्लर के कोर्स, उनका जो भी मतलब फैशन डिज़ाइनिंग, इस टाइप का मतलब जो भी वो करना चाहें, मतलब इस तरीके के उनको कोर्स सिखाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए।
मैम, आप अपने क्लब के माध्यम से अभी किस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य आप कर रही हैं? मसलन महिलाओं के लिए क्या क्या आप मदद के तौर पे कर रही हैं? एक्चुअली अभी तो मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और जब तक अभी कोरोना काल था उसमें तो मैंने कोरोना के काल में जितना भी मुझसे हो सका मेडिसिन्स हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन है और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी उस समय, ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडर, जो ये सैनिटाइज़र स्प्रेडर मशीन है और ऑक्सीमीटर है, बहुत सी चीज़ें जितनी भी ज़रूरत की थी मैंने काफ़ी बांटी, सब जगह बांटी। यहाँ तक पुलिस जितने भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, थाने हैं, वहाँ पे और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हम लोग जाके बांट के आए हैं और ये सोचा कि जहाँ ज़रूरत है वो लोग वहाँ तक पहुँचाएँ। तो मतलब इस तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ें की और अब मैं जो सोच रही हूँ, मैंने अब तो कोरोना ख़त्म हुआ है। अभी तक तो ये हो रहा था कि कोरोना है, अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अभी तो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते। तो अब ये है कि मैंने अब सोचा है कि अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, जो मेरा एक मिशन है, एक अंदर से उद्देश्य है कि मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे अपने क्लब के द्वारा, क्या स्टार्ट करेंगे? मैं अपने क्लब के द्वारा तो नहीं, बल्कि मैं अपने फाउंडेशन के तहत मैं महिलाओं को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सिखाऊंगी और लड़कियों को टेलरिंग का कोर्स कराऊंगी और लड़कियों को बेकरी और ये कुकरी बेकरी का कोर्स सिखाऊंगी और उनके लिए ये सभी निःशुल्क ही प्रशिक्षण, निःशुल्क, एक पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उसमें जो भी खर्चे आएंगे वो हमारी संस्था उठाएगी। जी हाँ, फाउंडेशन, हमारी तेजस्विनी फाउंडेशन वो उठाएगी और उनको कोई एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं बस ये चाहती हूँ किसी तरीके से वो आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर हो के वो इतना कमाई कर सके, कम से कम 25-30 हज़ार, हर हमारी एक तमन्ना है महिला। लड़कियों को एक साथ मतलब सिखाएंगे, कब से शुरू होगा आपका प्रशिक्षण, कब से शुरू होने वाला है? बहुत जल्द, बस 1-2 महीने के अंदर, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने, और जैसे स्टार्ट करूँगी तो मैं फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाऊँगी और मैं बताऊँगी कि देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मतलब प्रारंभ में आप कितनी बच्चियों को लेना चाहेंगी, संख्या कितनी रखना चाहेंगी? कम से 10-15 से तो स्टार्ट मैं करूँगी। पहले मैं उनको देखूँगी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, उनमें कितना इंटरेस्ट है और जैसे से उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा मेरा भी योगदान और बढ़ता जाएगा, मैं उनको और अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करवाऊँगी। अच्छा मैम, आप एक व्यावसायिक फैमिली से आती हैं, आपके पति बिल्डर हैं, व्यवसायी हैं, तो इस नाते आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं, लेकिन ये मन में विचार कैसे आ गया कि हम सामाजिक सरोकार से जुड़े, हम फाउंडेशन बनाएं, हम मदद करें लोगों की, ये मन में विचार कैसे आया आपके? अब ये तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो कि बचपन से रहे हैं और मैंने बचपन से मैंने सोशल करना शुरू कर दिया था। मतलब बचपन से कभी किसी को प्रॉब्लम में देखती, चाहे अपने मेड हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम हो, तो मतलब जा के उनकी हेल्प करती थी, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। बस मुझे बस ये अच्छा ही लगता था। जिसे कहते हैं लोगों को, एक कोई IAS बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, तो मुझे समाज सेवा करना एक मतलब खुद से अंदर से एक वो थी, मतलब इसे एक अच्छा लगता था, बस मज़ा आता था, एक सेटिस्फैक्शन होता था। तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया कि कुछ अचानक से कोरोना आया, लोग घर में बैठ गए, सब चीज़ें बंद हो गई। ये हुआ कि कोई ऐसा एक समूह तैयार किया जाए, एक संस्था ऐसी तैयार की जाए जिसमें महिलाएं हम लोगों से जुड़ें और हम लोग महिलाओं और समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। अच्छा मैम, प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए वो बहुत कार्य कर रहे हैं। बीते 7 वर्ष से केंद्र सरकार से भी ज़्यादा कार्य हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी कई योजनाएं निकाली महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों के, बेटियों के लिए। क्या मानती हैं, बदलाव उतना आ रहा है या अभी भी बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव आ तो रहा है, लेकिन अकेला चना जैसे भार नहीं फोड़ सकता भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भाई वो कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समाज को आँख खोलने की ज़रूरत है। हर जगह देखिए, हर जगह ना तो मोदी जी जाएंगे और ना योगी जी जाएंगे। हम सभी लोगों को एक दूसरे के लिए जब एक से कदम बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तभी हमारे देश में आगे बढ़ोतरी होगी। ये है कि हम जैसे आज मैंने सोचा, इसी तरीके से हर महिला के मन में अगर ये भाव आए, वो किसी ना किसी के लिए कुछ करना चाहे, तभी ये होगा। अगर मोदी जी और योगी जी अगर सोचें कि मतलब सब जगह ऐसे ऐसे मतलब कार्य जो करा रहे हैं इस तरीके से प्रशिक्षित होंगे, जरूर होंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा। अगर हर महिला, हर पुरुष अगर अपने परिवार के साथ, अपनी बच्चियों के साथ अगर एक दूसरे की हेल्प करें, तो ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैम, आप देख रही हैं लगातार कि
सरकार की तरफ से तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे पेट्रोल डीजल का दाम हुआ, घरेलू गैस सिलेंडर का दाम हुआ, या फिर तमाम सब्जियों के दाम, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सरसों के तेल के दाम, मसालों के दाम, सभी पीक पे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या मानती है, महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया प्रधानमंत्री जी, और वो करते भी हैं, लगातार कार्य करते भी हैं। तो अब महंगाई के मुद्दे पे सरकार से क्या चाहेंगे आप? महंगाई के मुद्दे पे देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से एक अपील ज़रूर करना चाहेंगे, हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके सब्जी और अनाज और गैस, रसोई गैस पे थोड़ा सा अगर उसमें विनम्रता, जैसे नम्रता, अगर उसे ठंडा करा जाए, कुछ उसके भाव से नीचे हो जाए तो, और जो आम महिलाएँ हैं जो मतलब निम्न स्तर की हैं या मिडिल क्लास हैं, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। बाकी मुझे मालूम है कि जितना भी हम लोगों से जो जीएसटी और जितने भी टैक्सेस जाते हैं, उससे ये मोदी जी, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए बनारस में कितना तरक्की हो गई है, जगह जगह देखिए पुल बन गए हैं, कितनी साफ़ सफाई रहने लगी है, जो आज से 5 साल पहले बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। जगह जगह यहाँ पशु दिख रहे हैं, वहाँ पशु दिख रहे हैं, अब पशु भी जल्दी नहीं दिख रहे हैं। साफ़ सफाई भी, बहुत चीज़ों में अंतर तो आया है, ये तो मैं मानना पड़ेगा। और अगर हम ही लोग जैसे, अगर सब लोग अगर जैसे मोदी जी सोचते हैं, योगी जी सोचते हैं, उसी तरीके से हम लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगें, 100 में 20% भी अगर ध्यान देने लगें, तो देश हमारा बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। अच्छा मैम, कुछ दिन पहले कई सारे गार्जियंस निकले थे बाहर, चूँकि आप समाज के सरोकार से जुड़ी रहती हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्कूलों में फीस वृद्धि है, निजी स्कूलों में जो 12 तक के स्कूल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फीस ज़्यादा होती है, उस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कभी ड्रेस के नाम पे, कभी बुक्स के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। तो क्या इसका एक मानक तय होना चाहिए सरकार के द्वारा, कोई एक ऐसी मानक तय हो जिससे एक लिमिट रहे, अनलिमिटेड तरीके से जो बढ़ रही है, उस पर क्या मानती हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही, जो कि मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र होगा कि सरकार को इस चीज़ पे तो करना चाहिए कि जो बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल हैं, जो हायर लेवल के हैं, उस पे मतलब कुछ तो प्रतिबंध, कुछ तो नियम लगाने चाहिए कि मतलब एक फ़ीस बांध देनी चाहिए, और कम से यूनिफॉर्म 5 साल 10 साल तक तो चेंज होनी नहीं चाहिए। किसी पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं आना चाहिए, मैं हर कोई पढ़ाई करा सके अपने बच्चों को, इतना होना चाहिए। हमारे पास कई गार्जियन आते हैं, आप भी जानती होंगी, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे स्कूल में, तो जैसे LKG UKG में बच्चा पढ़ रहा है, फिर दूसरा ड्रेस, 1 में दूसरा ड्रेस, 3rd में दूसरा, तो ये चीज़ें क्या कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ एक दबाव देती हैं उनको? नहीं, 1st और 2nd में तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कम क्लास 1st से लेके क्लास 6 तक एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए, और उसके बाद 3 years 6, 7, 8 कम, उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जो कि मेरा मानना है। और इस तरीके से करने से कम लोगों के ऊपर थोड़ा सा जो बर्डन है महिलाओं पे और पुरुषों पे, वो थोड़ा कम होगा। इस तरीके की सोच तो हम लोग को थोड़ी सी चेंज लानी चाहिए। मैम, अपने फाउंडेशन के बारे में हमें बताइए कि अपने फाउंडेशन से जैसे आप जो सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य कराती हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि शादी वगैरह भी मेरे ख्याल से आप करवाती हैं या पूर्व में करवाया हुआ, तो इसके बारे में बताया हमें कि शादी कैसे कराती, क्या अनुदान मिलता है सरकार से या क्या उसका? नहीं, मुझे कोई अनुदान नहीं मिलता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी अच्छे मुकाम के लिए निकलते हैं, तो आपको किसी भी स्तर पे कुछ करना पड़े तो आप हर चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अपनी फैमिली के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं, तो क्या होता है कि कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानियां आती हैं, हम उसको धीरे धीरे किसी तरीके से बर्दाश्त करके उसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके जब हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं, तो ऊपर वाले का साथ मिल जाता है, उसका आशीर्वाद मिल जाता है, कोई ना कोई सहारा जरूर मिलता है, जिसके तहत मैं काम कर लेती हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरे यहाँ पहले मैंने स्टार्टिंग में जब मेरी मेड रहती थी, तो उसकी बेटी थी, तो मैंने उसकी शादी में हेल्प की थी। मैं शादी नहीं करवाई थी, मैं कुछ वो नहीं हूँ, शादी करवाने वाली नहीं हूँ। अब उसको ज़रूरत थी तो मैंने कुछ उसकी हेल्प की, कुछ उसको शादी में हेल्प की, कुछ आर्थिक किया, कुछ सामान के द्वारा किया। इस तरीके से उसकी मैंने हेल्प की, और उसको कितना कम से कम खर्चा है उसका मैंने उसको आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे करो तो इस तरीके से तुम्हारा कम खर्चा आएगा। हाँ, और अभी कल एक मेरे यहाँ बहुत पुरानी एक मेरे जानकार में एक लेडी थी, जिसको बहुत पुअर थी, जिनको ज़रूरत थी शादी के लिए, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उनके हस्बैंड भी ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, और तो उनको वो मेरे पास आके रोने लगी कि बताइए मैं कहाँ जाऊँ, आपका तो फाउंडेशन है, आप कुछ हेल्प कर सकती, तो मेरी हेल्प करिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अपने यहाँ, और अभी मुझे कोई ऐसा अनुदान तो नहीं मिलता, और ना ही मुझे कोई ऐसी स्पेशल हेल्प मिलती है। मैं जो भी करती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं अपने खर्चे से बचा के, मेरे जो अपने पर्सनल खर्चे होते हैं, मैं उसमें से बचा करके लोगों के लिए करती हूँ।
और किसी से नहीं। हाँ, उसके साथ साथ जो मेरे साथ जुड़े हैं फाउंडेशन के तहत, वो महिलाएं हमारे साथ कुछ कुछ हेल्प करती हैं, उनके द्वारा मेरा काम हो जाता है। कुछ मैं खुद करती हूँ, कुछ लोगों का मुझे सहयोग मिलता है। इस तरीके से थोड़ा, हाँ, अगर अनुदान मिलने लगे तो मैं बड़े लेवल पे अच्छे काम कर सकूँगी, जो मेरी एक तमन्ना है कि मैं। सरकार से अनुदान मांगा या ऐसा प्रयास किया? नहीं, कभी नहीं। अभी तो मुझे 1 साल हुआ है, मैं क्या सरकार से अनुदान मांगूं। लेकिन हाँ, अगर मुझे फ़ंड मिलते तो ऑफ कोर्स मैं बड़े बड़े काम कर सकती। जैसे एक छोटा स्कूल खोलने की मेरी तमन्ना थी कि मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को एजुकेशन दे सकूं, उसको स्कूल खोल सकूं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूं, उनको यूनिफॉर्म, बुक्स और सारी पढ़ाई लिखाई सारी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दूं। चाहे उस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ेंगे सब फ्री में? सब। हाँ, तो वो ज़रूरतमंद बच्चों उन्हीं के लिए रहेगा, जो गरीब बच्चे, जो लोग नहीं पढ़ा सकते, उन्हीं के लिए ही रहेगा वो स्कूल, उनके लिए ही रहेगा। मैं ये चाह रही थी। और दूसरा मेरी तमन्ना थी कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूं कि जो बच्चे मतलब पढ़ के निकलें, उनके लिए जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, होटल मैनेजमेंट है, जो जिसमें जो एक अच्छी काबिलियत है, वो उस चीज़ को करना चाहे। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों को आप एजुकेशन देना चाहती हैं? एजुकेशन देना चाहती हूँ, उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती हूँ। जो जिस राह पे, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी आर्ट है, उसकी आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो उसको ड्राइंग का क्लासेस उसके बड़े स्तर पे उसको करा के उसको एक बहुत अच्छा वो बनाना चाहती हूँ, आर्टिस्ट बनाना चाहती हूँ। अगर किसी को मान लो अगर बुटीक का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग का, तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, और कपड़ों की डिज़ाइनिंग करवाना चाहती हूँ। और इस तरीके के मतलब जिसमें जो भी मतलब सपना है उनका, या जिसमें जो काबिलियत है, मैं उनको वो कराना चाहती हूँ। इस तरीके का इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। मैम, आप भी बात कर रही हैं आत्मनिर्भरता की, कि बच्चों को ऐसा स्किल सिखाएंगे जिससे वो आत्मनिर्भर हो जाएं। प्रधानमंत्री जी भी बहुत लंबे समय से ये बात कर रहे हैं कि लोग, ज़्यादातर युवा आत्मनिर्भर बने, हम पैसा देंगे उनके लिए, हम अनुदान देंगे, उनको पैसा देंगे, वो अपना व्यापार करें। लेकिन लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम नेता कहते हैं नहीं, नौकरियां दो, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दो। क्या आप मानती हैं कि सभी के लिए नौकरियां संभव है सरकार को देना, या फिर सरकार की कमी है कि वो नौकरी नहीं दे पा रही है? मेरे लिए तो देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा जनता है, तो सबको तो आप नौकरी दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं कि आप सबको नौकरी दे सकें, क्योंकि देखिए हर इंसान की काबिलियत, एक मार्क्स, मतलब जिसे कहते हैं उनका कितना परसेंटेज उनके मार्क्स हैं, कैसी उनकी काबिलियत है, क्या नहीं है। सवाल ये है कि देखिए अगर उनकी काबिलियत पे, पढ़ाई लिखाई पे अगर उनको मिलती है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो नॉर्मल कास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, अगर वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा हुनर है, तो उसको मिलना चाहिए। चाहे वो IAS बने, चाहे कुछ भी बने, उसको मिलना चाहिए। और रहा अगर किसी वजह से उसको नहीं मिल पा रही है, तो फिर आपको तो मतलब जो भी सरकारी या जिस भी तरीके से, जैसे हम लोग अपना सोच रहे हैं कि मतलब कोई इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को एक प्रशिक्षण दे सकें, तो उससे प्रशिक्षित होकर के उसको स्वयं से कुछ ना कुछ करना चाहिए। खाली तो नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि खाली घूमने से ही देखिए बेरोजगारी जब होती है, खाली घूमने से ही जो इतनी मतलब गलत काम होते हैं, वो सब होने लगते हैं। तो ये है कि देखिए ये तो मालूम है कि सरकार अब मोदी जी की आई है, तो ऑफकोर्स उसमें रोजगार तो मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। और ये देखिए धीरे धीरे ही कोई चीज़ बढ़ती है, एकदम से हर चीज़ देखिए तुरंत नहीं हो जाती। बच्चा भी पैदा होता है तो देखिए 9 महीने का समय लेता है। तो अब कोई चीज़ आई है, अब देखिए 10 साल जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, चेंजेस तो काफ़ी आए हैं। लेकिन अगर ये चाह ले कि जो 50 साल से नहीं हुआ वो एकदम हो जाए, तो उसके लिए समय चाहिए, समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। और हम सबको बदलाव लाना पड़ेगा, अपने जीवन में भी, अपने दिमाग पे भी। अच्छा मैम, निजी तौर पे बात करें, अगर आपके बारे में कुछ जानना चाहें हम लोग कि नवरात्रि का पर्व ये था अभी 9 दिन का, तो क्या आप अपने निजी ज़िंदगी में कितनी धार्मिक हैं? क्या आप व्रत रही 9 दिन का, और कैसे पूजा पाठ किया आपने? अपनी निजी लाइफ के बारे में थोड़ा अगर हमसे शेयर करें। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी और बड़े फ़ख्र के साथ बताना चाहूँगी, मैं संत मत को मानती हूँ। मैं राधा स्वामिस्ट हूँ। मेरे गुरु महाराज राधा स्वामी हैं, आगरे में, स्वामी बाग आगरा, और जहाँ पे स्वामी बाग बहुत बड़ी समाधि बनी हुई है आगरा में। तो मैं उसकी बचपन से उनकी भक्त हूँ। तो संत मत में ऐसा कोई व्रत या कुछ वो नहीं है। उनमें जो हमें गुरुमंत्र दिया गया है, जो भक्ति बताई गई है, अभ्यास करना, ध्यान भजन करना, और जो उनकी बुक्स पढ़ना, सत्संग करना, हम लोग वो सब कुछ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं आप? राधा स्वामी क्या? राधा स्वामी हमारे गुरु महाराज हैं। राधा स्वामी देखिए जिनकी मैंने ये पहन के रखा हुआ है। अच्छा। ये मेरे गुरु महाराज हैं। ये अभी नहीं है,
तो मैं इनकी भक्त हूँ और ये संत मत है, इसमें मतलब इससे भक्ति से कोई मतलब नहीं है। और मतलब लेकिन मैं चाहती हूँ, देखिए कोई किसी को माने, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी आपके अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए। अगर किसी को चोट लगी, कोई गिर रहा है या कोई किसी के साथ कुछ हो जाए, आप किसी भी काम कहते हैं, आप मुस्लिम भी हैं, अगर आप किसी का सहयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं, एक इंसानियत की जरूरी है। देखिए ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपको अच्छा ही ना सिखाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सब लोग अच्छा सिखाते हैं, लेकिन हम लोग कितना अपने मन में रखते हैं उस चीज़ को, ये हमारे अंदर है। अच्छा, मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो अभी प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 के बाद, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, जो ट्रिपल तलाक का जो एक समस्या थी महिलाओं को, वो मुस्लिम महिलाएं भी उससे पीड़ित थी, वो बोलती भी थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने उसको नहीं लिया डिसीजन, उसको नहीं बदला, इन्होंने बदला उसको। तो क्या मानती है, कैसा निर्णय था? देखिए एक महिला होने के नाते मैं तो इसको अच्छा ही कहूँगी। अगर उन महिलाओं के लिए इससे अच्छाई है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि इंसानियत के नाते कि जो सबके लिए अच्छा हो वो अच्छा होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा और ये अच्छा है भी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बनारस आते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं काशी का हूँ। भले ही काशी में पैदा होने का गौरव मुझे नहीं मिला, लेकिन काशी का सांसद होने का तो गौरव मिला ही मुझे। तो क्या मानती है, उनके आने के बाद इस शहर में, आप तो लंबे समय से यहाँ हैं, तो बदलाव हुए हैं क्या? दिल्ली और मुंबई की तर्ज पे ये शहर भी अब आगे जाता दिख रहा है? 100 में 90% काफ़ी आगे हुए, काफ़ी चीज़ें हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, कॉरिडोर खुल गया है, इतना चेंजेस आ गए हैं, इससे साफ़ सफाई हो गई, रोड जो कि इतनी व्यस्त थी, इतनी मतलब उसको चौड़ी चौड़ी रोडें कर दी गई, इतनी साफ़ सफाई, मतलब ऑलमोस्ट तो मतलब काफ़ी चीज़ों में बहुत अंतर आया है, बहुत अच्छा किया है, मुझे तो बहुत। विपक्ष के लोग तो आरोप लगाने कि प्रधानमंत्री जी तो सब कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, बेच रहे हैं देश को, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, क्या मानती हैं, ऐसी बात है? देखिए किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। जब अपने घर में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पति पत्नी बच्चे भाई बहन सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम दूसरी पार्टीज़ के लिए हम क्या कह सकते हैं? ये तो उनकी अपनी सोच है, वो जो कहें भाई सर आँखों पे, भाई वो उनकी सोच है। लेकिन हाँ, किसी को भी अच्छा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, बस मैं तो यही जानती हूँ बस। अच्छा मैम, आप बचपन से जब आपने होश संभाला, स्कूल गई होंगी, कॉलेज गई होंगी, तो आपके दिमाग में एक ऐसे देश का कोई व्यक्ति या कोई राजनेता या कोई महान व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छा मानती रही हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति, उसका नाम हमें बता सकती हैं, जो मतलब जिसको आप सबसे ज़्यादा आदर्श मानती? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को मतलब देश को आज़ादी दिलाई, इस नाते महात्मा गांधी को देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने काफ़ी बलिदान भी दिया। और देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ तो होता ही है, और किसी में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ में कम होती हैं, लेकिन उनमें अच्छाइयाँ तो थीं, बाकी तो सब में कुछ ना कुछ तो देखिए कमियाँ हर किसी के साथ रहती। इसके बारे में तो कह पाना मुमकिन नहीं है। चलिए, ये थी हमारे साथ तेजस्विनी फाउंडेशन की अध्यक्ष रश्मि रॉय जी, जिन्होंने हमसे विस्तार से बातचीत की, अपने फाउंडेशन के आने वाले समय में जो उनका विजन है उसके बारे में हमें बताया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने तमाम अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी हमसे बातें साझा की। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।